ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोटा एजुकेशन हब में। मेरा नाम है कविराज और आज हम शुरू करेंगे हिंदी साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, रीतिकाल, एक कालखंड। और इससे इसके साथ जब हम पढ़ेंगे तो इसके साथ हम पढ़ेंगे रीतिकाल शब्द का परिचय, परिभाषा। ठीक है, रीतिकाल का नामकरण, किसने क्या क्या दिया। रीतिकाल का समय पढ़ेंगे हम, रीतिकाल का वर्गीकरण कि रीतिकाल का कितने भागों में बांटा गया है, रीतिकाल को, रीतिकाल की विशेषताएं, रीतिकाल की प्रवृत्तियां, रीतिकाल का स्वरूप कहो या रीतिकाल के लक्षण कहो, रीतिकाल का प्रथम कवि कौन है जिसे रीतिकाल का प्रवर्तक कहते हैं, रीतिकाल का साहित्य को शास्त्रीय आधार क्या है कि जिसके आधार पर रीतिकाल की रचनाएं लिखी गई है, प्रथम रीतिकालीन रचना कौन सी है, प्रमुख रीतिकालीन कवि कौन कौन से हैं, रीतिकालीन रचनाओं के प्रकार, किस प्रकार की रचनाएं जो है इस साहित्य में लिखी गई है, जैसे कि मुक्तक रचनाएं, प्रबंध रचनाएं। ठीक है ना, ये सब हम पढ़ेंगे। और रीतिकालीन काव्य पर दोष कि इस काव्य में कौन कौन सी दोष है, रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं तो हम पढ़ेंगे थे, तो दोष भी तो पढ़ना चाहिए ना। इससे पहले जब हमने भक्ति काल पढ़ा था पूरी तरह से, तो भक्ति काल में हमने सर्वप्रथम संत साहित्य पढ़ा, फिर सूफी साहित्य पढ़ा, फिर हमने पढ़ा राम मार्गी शाखा, फिर हमने पढ़ा कृष्ण भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा जब हमने पढ़ी थी तो उसमें अंत में दो बिंदुओं पर हमने बात नहीं की थी, रसखान पर और रहीम पर। तो 2 मिनट हम इन पर बात करते हैं, जो भी विशेष बिंदु है इनके, कि रसखान का जो वास्तविक नाम है वो सैयद इब्राहिम है। हालांकि मैं रसखान को और रहीम को बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। शुक्ल जी वाला जब इतिहास ग्रंथ पढ़ाया था उसमें मैंने विस्तार से इनकी चर्चा की थी और इनकी पंक्तियों पर भी बात की थी हमने। और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ना, वो शुक्ल जी वाली पुस्तक से ही बनता है, रसखान और ऋतिक रहीम के संबंध में। तो रसखान का जन्म 1533 में होता है दिल्ली के निकट। इसलिए एक पंक्ति आती है गदर चिश्ती नाम से या फिर दिल्ली के नाम से, वो रसखान की मिलती है। कृष्ण भक्त परंपरा में सबसे अधिक सुंदर और सवैया किसने लिखे हैं, इंपॉर्टेंट पद है ये। बोला कृष्ण जी की भक्ति करने की बात आए और सबसे अंदर सुंदर कविता, सबसे अधिक सुंदर कविता सवैया किसने लिखे हैं, रसखान ने। लेकिन हमने पहले पढ़ा था कि संपूर्ण हिंदी साहित्य में सबसे सर्वश्रेष्ठ सवैया किसने लिखे हैं और कविता किसने लिखे हैं, तब हम बात करते हैं सुंदरदास जी की। ठीक है ना, अगर संपूर्ण हिंदी साहित्य की बात आए तब हम सुंदरदास जी की बात करते हैं। जब अगर कृष्ण भक्ति साहित्य की बात आए तब रसखान की बात करते हैं। और साथ ही जब हम रीतिकाल की बात करते हैं या रीतिमुक्त कविता की, तब हम घनानंद की बात करते हैं। विठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में इनको दीक्षित किया था, रसखान को। इनकी साहित्यिक ब्रजभाषा थी जो कि माधुर्य गुण से भरपूर थी, और माधुर्य गुण से भरपूर अर्थात वैदर्भी रीति हमको मिलती है। शुद्ध ब्रजभाषा का चलतापन और जो सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1000% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुक्ल जी की पंक्तियां हैं ये। और यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा है इन पंक्तियों के माध्यम से कि ये रसखान के संदर्भ में है, सूरदास के संदर्भ में है, मीरा के संदर्भ में है, रहीम के संदर्भ में है। इसलिए हमको ये पंक्तियां याद रखनी पड़ेगी कि शुद्ध ब्रजभाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी किनकी, रसखान और घनानंद की रचनाओं में है, वह अन्यत्र दुर्लभ है, अर्थात रसखान जैसा कवि भी दुर्लभ है। उसके बाद शुक्ल जी फिर कहते हैं कि अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई है। अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई नहीं जाने पाई है कहीं भी। बीच बीच में भावों की बड़ी ही सुंदर व्यंजना है। लीला पक्ष को लेकर इन्होंने बड़ी रंजनकारी रचनाएं की है। लीला पक्ष को लेकर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी ये पूछे गए पद है, शुक्ल जी के पद हैं ये, और पूछे गए हैं बहुत बार ये, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये पंक्तियां जब आएगी और ऑप्शन में रसखान के साथ आप सूरदास को देखोगे, रहीम को देखोगे, मीरा को देखोगे, नंददास को देखोगे, तुलसीदास को देखोगे, कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसीलिए आप इंपॉर्टेंट मान के चलो, ये भी रसखान की लिए कहा गया है शुक्ल जी ने। अब कुछ पंक्तियां हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, मैं पंक्तियां बताकर आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूंगा, फिर भी सुन लो आप। कि मानुष हो तो वही रस खाने, बसो संग गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेरु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो, कि यो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो,
मिले कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। अर्थात ब्रजवास के लिए दुआ कर रहे हैं, वो ब्रजवास के लिए भक्ति कर रहे हैं और दुआ करते हुए कहते हैं कि अगर मनुष्य हूं तो उसी गांव का हूं, गोकुल गांव का। पशु हूं तो नंदी की धेनुओं के बीच में चलने वाला पशु हूं मैं। पत्थर हो तो उसी गोवर्धन पर्वत का हूं। और अगर पक्षी हो तो वही हूं जो कदम के डाल पर जो पक्षी झूलता है ना, वही पक्षी हूं मैं। यहाँ पर रसखान इस बात की बात कर रहे हैं। अगली पंक्तियां हैं, आपने पढ़ी हुई है कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुभेद बतावे। ये बोला कोई नहीं है ऐसा जो उनको नहीं भजता हो। शेष हो, गणेश हो यानी कि नाग हो, गणेश जी हो, शिव जी हो, इंद्र हो, जितने भी सूर्य हो, सभी जो है ना इनको निरंतर भजते रहते हैं। जहाँ ही अनादि अनंत अखंड, बोला शुरुआत में जब कुछ नहीं था तब भी वो थे, जब कुछ नहीं होगा तब भी वो रहेगा, है ना। नारकते सुख व्यास रटे पचिहारी तो वो पुनि पार न पावे। बोला उनको पार पाते पाते थक गए लेकिन उनको साध नहीं पा रहे हैं। और उस हरि को, उस ईश्वर को, उस कृष्ण को, ताही अहिर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। बोला झूठी छाछ के लिए ललचाती है, कृष्ण को पीछे पीछे दौड़ाती है अपने। बोला आजा पी ले, आजा पी ले, ऐसा है बिल्कुल उसको ये देखो। और कुछ और पंक्तियां देखो आप जो पूछ ले बाई चांस, हालांकि आसान प्रश्न आता है कि या लकुटी अर कामरिया पर राजती हुपुर को तजी डारो। ये पंक्तियां भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रसखान की रचना की बात करें तो सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका काफी है। प्रेम वाटिका सबसे ज्यादा बार पूछी गई है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि हमने रसखान को पढ़ा। इसके अलावा तो रसखान को और ज्यादा विस्तार से पढ़ने के लिए शुक्ल जी की पूरी इतिहास ग्रंथ हमने पूरा पढ़ा हुआ है, आप वहां पे जाके भी पूरा देख सकते हो। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट बात यह है कि, है ना, वो एक तो पर तोरी हृदय पर मोहिनी, यानी एक प्रकार से वो कहता है ना कि जो रूपवती स्त्री है ना उससे मन फेर कर उन्होंने ईश्वर के ऊपर अपना मन लगा लिया था। ये यूजीसी नेट में पूछी हुई पंक्तियां थी, है ना। तो ये पंक्तियां भी मैंने शुक्ल जी वाली पुस्तक में पढ़ा रखी है, वहां है ये पंक्तियां, आसानी से समझ में आ जाएगी, उसको जरूर पढ़ना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। बाकी शुक्ल जी की पुस्तक में जो पद थे अर्थात जो लिखे हुए पद थे और जो इंपॉर्टेंट गद्य थे वो तो मैं आपको बता चुका हूँ अभी। अब हम पढ़ेंगे रहीमदास। रहीमदास 1556 में जन्म होता है इनका। प्रियचंद रहीम का बरवे था। जाहिर सी बात है रहीमदास नाम से पता चल रहा है कि अरबी फारसी ज्ञाता तो होंगे, से मुगल है, मुसलमान है, अर्थात एक से अधिक भाषाओं के ज्ञाता है, मतलब बहुभाषाविद हो गए। रहीम जी का जो ओरिजिनल नाम है वो है अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि अकबर बादशाह के जो अभिभावक थे, यानी कि उनको जो उनको अकबर को जिन्होंने बचाया था, सरदार बैरम खान खाने खाना के पुत्र थे ये। जिस काल में सूर और तुलसी ऐसे भक्ति के अवतार तथा नरहरि, गंग और रहीम ऐसे निपुण कवि दिखाई पड़े, उसके साहित्य की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है, ठीक है ना। तो ये पंक्तियां शुक्ल जी की है कि जिस काल में सूर और तुलसी ऐसे भक्ति के अवतार तथा नरहरि, गंग और रहीम ऐसे निपुण भावुक कवि दिखाई पड़े, उसके साहित्यिक गौरव की ओर तो ध्यान देना स्वाभाविक ही है। शुक्ल जी ये बात कर रहे हैं भक्ति काल के संदर्भ में, और रहीम भी इस पंक्ति में आया है, इसलिए ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। कहीं नहीं मिलेगी, मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इनको कि जिस काल में सूर और तुलसी जैसे भक्ति के अवतार और नरहरि, गंग और रहीम ऐसे निपुण कवि दिखाई पड़े, उसके साहित्यिक गौरव की ओर तो ध्यान जाना स्वाभाविक ही है। अर्थात पहली बात तो वो साहित्य गौरवपूर्ण साहित्य जरूर बनेगा, और उसके ऊपर भी, उस साहित्य के ऊपर किसी की नजर ना पड़े ऐसा कभी नहीं हो सकता, स्वाभाविक बात है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रहीम के संदर्भ में ये पंक्तियां हैं। रसखान के संदर्भ में क्या कहा था मैं बता चुका हूं आपको कि जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी वही जनता का प्यारा कवि होगा। अर्थात जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को, शुक्ल जी कहते तो हैं कि साहित्य का लक्ष्य मनोरंजन ही नहीं है, यानी कि मनोरंजन तो है, साथ में मनुष्य के मार्मिक पक्ष को उजागर करना भी साहित्य का प्राथमिक लक्ष्य है। और यही बात वो कह रहे हैं कि जो जीवन की सच्ची परिस्थितियों को मार्मिक रूप को ग्रहण करके, उनको जो मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता रखता है ना, जिस कवि में होगी वो जनता का प्यारा कवि होगा, वही कवि। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की ऊंची उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। शुक्ल जी की पंक्तियां हैं, 1000% इंपोर्टेंट है। कहते हैं कि रहीम खान खाना ने एक छप्पे पर 36 लाख रुपए दान दे डाले थे, किसको? कवि गंग को, ठीक है ना।
कवि गंग को 36 लाख रुपए दान दे डाले थे। शुक्ल जी के अन्य कथन कौन कौन से हैं इनके लिए, जो रहीमदास के संदर्भ में है कि बरवे नायका भेद में बड़ी सुंदर अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी है कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी इनका अपहरण करने से रोक न सके। परवर्ती मतलब बाद के कवियों ने भी बरवे नायका भेद से, जो कि रीतिकाल का मतलब रीतिकालीन परंपरा से जुड़ा हुआ या फिर रीति तत्व का निरूपण करता हुआ ग्रंथ है ये, है ना। अतः ये ऐसा ग्रंथ है जिसके लिए बाद में रीतिकाल के कवियों ने भी यहाँ से कोचिंग ली है, ठीक है ना। किसने कहा है ये? शुक्ल जी ने। रहीम दोहावली, सत सही, बरवे नायका भेद जो रीति परक ग्रंथ है। श्रृंगार सोरठ, मदनाष्टक 1000 बार पूछी गई है। मदनाष्टक किसकी रचना है? मदनाष्टक रचना है रहीम की। रास पंचाध्याय, अब रास पंचाध्याय आपने एक नंददास की पढ़ी है, वो नंददास की तो है ही सही, लेकिन रहीमदास की भी एक रास पंचाध्याय नाम से रचना है। खेल कौतुकम या खेट कौतुकम, ये एक प्रकार का ज्योतिषी ग्रंथ है ये, लेकिन किसका है ये ज्योतिषी ग्रंथ? रहीम का ग्रंथ है ये, याद रखना आप। अब शुक्ल जी कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पद है ये, बहुत ही, और इसके साथ ही हमारा भक्ति काल खत्म हो जाएगा। मतलब भक्ति काल इन से मतलब कृष्ण भक्ति साहित्य और भक्ति काल संपूर्ण फिनिश हो जाएगा। क्या कहते हैं कि दुखवाद की छाया आकर भी टिकने न पाएगी, इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। ये शुक्ल जी अंतिम पंक्तियां कहते हैं जब वो कृष्ण भक्ति साहित्य को फिनिश करते हैं ये, ठीक है। यहाँ पर हम भक्ति काल का अंत मानते हैं और इसी के साथ हमारी भक्ति काल की सारी क्लासें हो चुकी है। अब हम अच्छी तरीके से रीतिकाल की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि हम बात कर रहे थे रीतिकाल की, और चूंकि रिवीजन क्लास है तो हम रिवीजन के अनुसार ही चर्चा करेंगे। तो रिवीजन का अर्थ होगा एक प्रकार से कि जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर बात करेंगे। तो रीतिकाल में क्या होगा? शब्द परिचय और परिभाषा। जैसे कि कहते हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अर्थात एक रीत चली आई है, मतलब एक, अर्थात ये आज की रीत नहीं है, ये पुरानी रीति है। अर्थात पुरानी रीति है मतलब पुरानी रीति है, अर्थात ये साहित्य कहीं ना कहीं पहले लिखा जा चुका है, उसी का अनुकरण है। पहले तो ये बात सिद्ध हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, अर्थात कोई ऐसी रीति है जो पहले से चली आ रही है, जिसको हमको आज भी मानना है, जो कि रामचरितमानस में आई। इन पंक्तियों को सबने पढ़ा है। इसका अर्थ है कि रघुकुल में एक परंपरा है, अर्थात एक ही रीत है। कैसी भी परिस्थिति हो वचन नहीं टूटना चाहिए, वचन का पालन होना ही चाहिए, चाहे प्राण ही क्यों न त्यागना पड़े। अर्थात रीति एक प्रकार की परंपरा है, एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसी सड़क है जिस पे पहले से काम किया जा चुका है और अब भी काम किया जा रहा है। क्योंकि रीतिकाल के कवियों की जो रचनाएं हैं कहीं ना कहीं वो संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का ही अनुकरण मात्र है। वो संस्कृत में लिखे गए थे, ये ब्रजभाषा में लिख दिए गए हैं। कुछ कवियों ने तो ज्यों के त्यों अनुवाद कर दिए हैं और कुछ कवियों ने अपने को जो इजी लगा उनमें से उसका भी पूरा अनुवाद भी नहीं किया, जो जो तथ्य इजी लगे उनको सामने प्रकट कर दिया। अब छंद जो हम पढ़ते हैं वो बात मानी, हम तो पढ़कर आ गए रीतिकाल के कवियों से। पर रीतिकाल वाले कवियों ने कोचिंग कहाँ से ली है? भारतीय काव्यशास्त्र के कवियों से, संस्कृत के कवियों से। इसीलिए हम कहते हैं इसको रीतिकाल के कवि। परंपरा पहले से चली आ रही है, अर्थात मार्ग पहले से ही तय है, अर्थात पहले से बने संस्कृत काव्यशास्त्रीय ग्रंथों को पढ़कर अपनी भाषा में अनुकरण करके नया ग्रंथ बना लेने की परंपरा का अनुसरण करना ही रीति शब्द को परिभाषित करता है। और अधिकांश रीतिकालीन कवियों ने इसी क्रम को दोहराया है। मैंने कहा अधिकांश, सभी ने नहीं, अधिकांश। इसीलिए इसे नीति निरूपण कहते हैं, रीति को वैसा का वैसा ही कॉपी करना। हालांकि रीतिकाल का रीति शब्द संस्कृत के काव्य शास्त्र सिद्धांत रीति संप्रदाय से भिन्न है। ऐसा नहीं कि वहां भाई और रीतिकाल मतलब रीति संप्रदाय से है, ना ना ना। रीतिकाल का अर्थ एक प्रकार से बनी बनाई परिपाटी का अनुसरण करना, चाहे वो भले अलंकार शास्त्र की हो, चाहे वो रस सिद्धांत की हो, चाहे वो वक्रोक्ति की हो, चाहे ध्वनि सिद्धांत की हो। यहाँ से लेकर अगर कुछ मटेरियल मिलता है उनको लेकर ज्यों का त्यों छाप देना। रीति शब्द संस्कृत के काव्य शास्त्रीय रीति शब्द से भिन्न अर्थ रखने वाला है। संस्कृत साहित्य में रीति को क्या कहा गया है? काव्य की आत्मा कहा गया है, कि रीति रस से काव्य से आत्मा। किससे कहा गया? वामन ने कहा है ना ये, जिसका अर्थ है प्रतिपादन आचार्य वामन ने किया है अपने काव्य अलंकार सूत्र में, रीतिरात्मा कावस से, ठीक है ना। अब ये देखो आप रीतिकाल का नामकरण, मैं बता दिया आपको रीति का मोटा मोटा अर्थ क्या है, पुरानी परिपाटी का अनुकरण। अब देखो रीतिकाल का नामकरण, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। देखो यहाँ पर विस्तार से बात इसलिए नहीं करेंगे कि ये आसान चीजें सबको याद होती है। नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो देखा, फिर भी नहीं आए तो कमेंट कर देना, फिर भी नहीं आए तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, आपको चीज समझ में आ ही जाएगी। देखो क्रिएशन ने सबसे पहले काल विभाजन का काम किया था इतिहास ग्रंथ लिखने समय। हालांकि पहला इतिहास ग्रंथ गार सततासी ने लिखा था, पर काल विभाजन का काम तो क्रिएशन ने किया। तब इन्होंने रीतिकाल का नाम दिया था रीति काव्य काल।
ठीक है ना। अर्थात प्रथम बार रीतिकाल का नामकरण रीतिकाव्य काल नाम से किसने किया था? ग्रियर्सन ने। फिर शुक्ल जी ने किया। शुक्ल जी ने भी रीतिकाल का नाम रीतिकाल ही रखा। और रीतिकाल का अगर दूसरा नाम बताऊं मैं तो दूसरा नाम इन्होंने रखा उत्तर मध्यकाल। किसने रखा उत्तर मध्यकाल? शुक्ल जी ने। हो गया रीतिकाल। कहां से लिया है ना, रीति शब्द जो उधार लिया है कहां से लिया है? ग्रियर्सन से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी उत्तर मध्यकाल नाम रखा है। मिश्र बंधुओं का जगत प्रसिद्ध है अलंकृत काल। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल की संख्या दी है रीतिकाल को, सबको पता है। रमा 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 रमाशंकर शुक्ल ने लिया है कलाकाल, इंपोर्टेंट नहीं है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का 1000 बार पूछा गया है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा गया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल की संख्या दी है। रीति श्रृंगार काल भागीरथ मिश्र ने कहा है। गणपति चंद्रगुप्त ने अपकर्ष का काल की संख्या दी है। श्याम सुंदर दास ने इसको रीति ग्रंथ काल कहा है। और पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने साहित्य शास्त्रीय काल कहा है। बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। साहित्य शास्त्रीय काल पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ, याद रखना आप। रीतिकाल का समय क्या मानना चाहिए? देखो रीतिकाल का काल निर्धारण करने वाले बहुत सारे विद्वान थे। शुक्ल जी ने अलग टाइम दिया, मिश्र बंधु ने अलग दिया, नगेंद्र ने अलग नाम दिया, विश्वनाथ प्रसाद ने अलग दिया। तो शुक्ल जी तो कहते हैं भाई, जब शुक्ल जी ने 1050 से लेकर 1350 तक आदिकाल का समय माना, 1350 से लेकर 1700 तक भक्तिकाल का समय माना, ये सब संवत में मान के चलना। संवत तो 1350 से लेकर 1700 तक हम मान के चलते हैं भक्तिकाल का समय। तो 1700 से लेकर 1900 तक का समय रीतिकाल का समय माना। संवत में से जब हम ईस्वी में लेके आएंगे तो 57 माइनस करेंगे, तो 1700 में से माइनस करेंगे 57, तो 1643 बचता है। अतः शुक्ल जी ने संवत 1700 से लेके यानी कि 1643 से लेके 1843 तक रीतिकाल का समय माना है। बोला पहले क्यों नहीं माना? ऐसा है बिल्कुल, है ना, क्योंकि केशवदास तो उस टाइम में 1555 में जन्म हो गया था, है ना, और चिंतामणि त्रिपाठी जो है उस समय जन्म हुई था 1604 के आसपास। उसका कारण होता है जब जिस टाइम पे भक्ति काल अपने चरम पे था उस टाइम पे भक्ति काल को तो हम मानेंगे नहीं, रीतिकाल को कैसे मान लेंगे भाई? शुरुआत ही बताओ पहले से। जब कोई भी धारा प्रवाहित होती है तो वो एक दिन में तो उसका पतन नहीं हो जाता ना। कोई भी नदी एक जगह आकर सूख थोड़े जाती है, और एक नाली के रूप में बहती तो है ना। और जब भक्ति काल चरम पे थी इससे 100 साल पहले तक तो कैसे मान लेंगे समय इससे पहले? ये बताओ। ये रीतिकाल का सर्वमान्य मत है और एकदम सही समय है रीतिकाल का। और कोई भी कालखंड जब शुरुआत होता है तो उस कालखंड में उसकी कम से कम 2, 4, 50 रचनाएं तो आए ना। एक रचना आ जाएगा 100 साल बाद आ रही है, 200 साल बाद आ रही है, कैसे कालखंड को मान लेंगे भाई? हम नहीं मान सकते ना। जब प्रचुर मात्रा में उस कालखंड की विचारधारा को प्रभावित करने वाली या रूपायित करने वाली, निरूपित करने वाली रचनाएं जब छपना स्टार्ट हो जाएगी, लिखना स्टार्ट हो जाएगी, तब उस काल को हम आरंभ मानेंगे ना। इसलिए 1643 सही है। मिश्र बंधु मानते हैं लगभग 1624 से, ज्यादा अंतर तो है नहीं। पूछेगा नहीं आपसे, हालांकि मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है रीतिकाल को, इतना याद रखो आप। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये इंपॉर्टेंट है, ये मानते 1543 ईस्वी से संवत 1600 से। ये सरासर गलत है। क्यों गलत है भाई? 1543 में कैसे रीतिकाल स्टार्ट हो सकता है? 1574 में तो हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृति रामचरितमानस जैसी कृति छप रही है और तुम यहाँ से रीतिकाल का शुरुआत मान रहे हो साहब? बिल्कुल ठीक है ना। वो बात अलग है कि रीतिकालीन जो कुछ रचनाएं हैं वो भक्ति काल की धारा के समानांतर कुछ रचनाएं लिखी गई है, जैसे कृपाराम की हित तरंगिणी लिखी गई है, नंददास की रसमंजरी लिखी गई है, बरवे नायक आबेद रहीम की लिखी गई है। परंतु इससे ये साबित नहीं होता ना कि रीतिकाल की शुरुआत यहाँ से मान ली जाए, कहीं ना कहीं ऐसा है। ऐसे तो हो सकता है कि वैसे तो कालीन भक्ति के संदर्भ में कुछ रचनाएं हमको शुरुआती दौर में मिलती है, तो हम भक्ति काल का आरंभ वहां से थोड़े मान सकते हैं ना, नहीं ना। ऐसे तो आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाली कविताएं हो सकता है भक्ति काल में लिखी गई हो, तो आधुनिक काल का समय हम यहाँ से भी नहीं मान सकते। ये 1543 गलत है लेकिन सही है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 1543 माना, ये याद रखना पड़ेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी का समय माना है, एक पर्टिकुलर ईयर देने से बचे हैं वो। अब हम बात करते हैं रीतिकाल का वर्गीकरण, कि रीतिकाल को कितने भागों में किस किस कवि ने बांटा है। कि रीतिकाल में कवियों ने रीति निरूपण तो किया ही है, परंतु ऐसे कवियों की संख्या भी कम नहीं है जिन्होंने रीति की बंधी बंधाई परिपाटी का अनुसरण नहीं किया है और स्वच्छंद लेखन किया है। जब मैं आपको शुक्ल जी का इतिहास पढ़ाता हूँ, जब आदिकाल पढ़ाता हूँ जिसे वीरगाथा काल कहा है, उसमें मैं आपको 4 प्रकरण पढ़ाता हूँ। जब मैं भक्ति काल पढ़ाता हूँ आपको, तो मैं उसमें आपको 6 प्रकरण पढ़ाता हूँ। और जब मैं आपको रीतिकाल पढ़ाता हूँ उसमें, तब मैं आपको वहाँ पे 3 प्रकरण पढ़ाता हूँ। 3 प्रकरण में पहले का नाम है सामान्य परिचय, ठीक है, दूसरे का नाम है रीति के ग्रंथकार कवि, यानी कि रीति के परिपाटी पे चलने वाले कवि, और तीसरे का नाम है रीति मुक्त कवि या रीति के अन्य कवि।
यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो तीसरे वाले का मत यह है कि जो कवि रीति की बनी बनाई परिपाटी में नहीं चले अर्थात रीति मुक्त कवि, ये तीन ही भागों में इन्होंने बांटा है। और मोटा मोटा देखा जाए तो दो ही तो भाग है ना, पहला तो सामान्य परिचय है, ठीक है ना, अर्थात रीति ग्रंथकार कवि और रीति के अन्य कवि, रीति मुक्त कवि सॉरी, ठीक है, रीति मुक्त कवि और रीति निरूपण करने वाले कवि, ये शुक्ल जी ने नाम दो भागों में बांटा है। लेकिन आपने पढ़ा होगा रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की देन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। बोला हजारी प्रसाद आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल के कवियों को तीन भागों में बांटा है और शुक्ल से भी ज्यादा ये मत प्रचलित हो गया है कि रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि, ठीक है ना। जबकि शुक्ल जी ने हाँ ठीक है, जबकि शुक्ल जी ने किस भागों में बांटा है, दो वर्गों में और तीन प्रकरण में। पहला हो जाएगा सामान्य परिचय, दूसरा है रीति ग्रंथकार कवि और तीसरा है रीति के अन्य कवि, जिनका तात्पर्य है रीति के मुक्तकार कवि, है ना, जो रीति के अन्य परिपाटी में चले, जो रीति काल की बनी बनाई परिपाटी पर नहीं चले। अब अन्य कवि का मतलब यह नहीं कि मुक्तक रचनाएं किए ना, मुक्तक का अर्थ नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब है वीर रचनाएं करने वाले, नीति की रचनाएं करने वाले, इसका अर्थ ये भी है, ठीक है ना, भक्ति की रचनाएं करने वाले। अब हम बात करते हैं कुछ कथन है जहां से रीतिकाल की शुरुआत होती है। शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था। शुक्ल जी ने ये पंक्तियां किस कालखंड में संदर्भ में कही है, पहली बात ये रीतिकाल के संदर्भ में कही है। दूसरी बात किसने कही है, शुक्ल जी ने कही है कि हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था। किस कालखंड के संदर्भ में शुक्ल जी ने ये पंक्तियां कही है, पूर्ण प्रौढ़ता पर पहुंच गया था। अच्छा पहले नहीं पहुंचा था क्या? सबसे पहले मुझे ये बताओ कविता क्या है। कविता सबसे पहले एक शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि वो एक शब्द है। अज्ञे ने कहा ये पंक्तियां ना। अब एक बात बताओ कि अगर मैं अपने मन की बात लिखता रहूंगा, क्योंकि कविता क्या है, सबसे पहले मतलब मैं किस प्रकार से परिभाषित करूँ आपको, क्योंकि जो वास्तविक सर्जना का काल है ना, ये देखो रीति काल को विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल किसने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये कि रीति काल को विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल कहा, किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्योंकि यहाँ पर पहली बार ओरिजिनल रूप से कविता लिखी गई थी। बोला कैसे, पहले नहीं लिखी गई थी क्या? बोला भाई पहले जो उनका उद्देश्य था वो कविता लिखना था ही नहीं। संत कवि हो, सूफी हो, सूफियों को तो कविता लिखना एक प्रकार से प्रेम को रूपायित करना था, ईश्वर को पाने के लिए बीच में जो भी आराधना की जाती है उनको प्रशस्त करना था। तुलसीदास का भी सेम था, धार्मिक ग्रंथ लिखने के चक्कर में या फिर एक प्रकार से ईश्वर का गुणगान करने के लिए जो कृतियां लिखी, वो बात माने वो साहित्यिक हो गई, पर साहित्य सोच के नहीं लिखी थी ना कि साहित्य लिख रहा हूं मैं, तो संतों ने भी नहीं लिखी थी। लेकिन पहली बार साहित्य को साहित्य सोचकर कब लिखा गया, रीतिकाल में, कि मुझे आज शाम तक दोहा तैयार करना है, रसिक समाज के बीच में मुझे सुनाना है, आज मुझे शाम तक एक ग्रंथ तैयार करना है, मुझे सामने क्या करेंगे इसके प्रकार से मुझे मेरा राजा पैसा देगा, खुश होगा, तो ऐसा है बिल्कुल। ये सारी सोच थी रीतिकाल में, यानी कि पहली बार कविता सोच कर लिखी गई है, इसलिए विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल कहा गया है इसको। रीतिकाल की विशेषताएं, प्रवृत्तियां, स्वरूप और लक्षण। कौन कौन सी विशेषताएं देखो, काव्यांग, काव्यांग मतलब काव्य के अंग। काव्य के अंग कौन कौन से होते हैं भाई? काव्य में आप देखोगे तो रस तो होगा ही सही, कोई ना कोई सा। तो अलंकार भी थोड़ा बहुत विधान हमको मिल ही जाता है, जरूरी नहीं अनुप्रास अलंकार होता है, रूपक होता है, यमक होता है, उपमा होता है, अन्योक्ति, समासोक्ति, पूर्ण, प्रतीप, ठीक है ना, कोई ना कोई सा तो मिल ही जाता है। तो अर्थात अलंकार होगा इसे, और बिना छंद के तो कोई रचना काव्य हो ही नहीं सकती, और जिसमें छंद नहीं है तो वो मुक्त छंद की होगी, छंद तो है ना। अर्थात काव्य के किसी एक अंग या सभी अंगों पर विस्तृत विवेचना करना भी रीतिकाल की प्रमुख विशेषता रही है या नहीं रही है। विवेचना करना मतलब एक प्रकार से खुद की कोचिंग खोल लेना। बोला आ जाओ यहाँ फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, बोला आ जाओ यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, तो यहाँ आ जाओ मैथ पढ़ाई जाएगी, अर्थात आ जाओ यहाँ रस पढ़ाया जाएगा, अर्थात मैं रस निरूपक कवि। बोला आ जाओ यहाँ पे अलंकार पढ़ाया जाएगा, तो मैं अलंकार निरूपक कवि। मैं छंद पढ़ाऊंगा, मैं छंद निरूपक कवि। अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पे कि रीति शब्द का विशेष अर्थ क्या है, काव्यांग ग्रंथों की बंधी बंधाई परिपाटी का अनुसरण करना। मैंने भी आपको शुरुआत में यही बताया था। कहते हैं कि पहले से बने संस्कृत काव्यशास्त्रीय ग्रंथों को पढ़कर अपनी भाषा में अनुकरण करके नया ग्रंथ बना लेने की परंपरा का अनुसरण करना ही रीति शब्द को परिभाषित करता है। अधिकांश रीतिकालीन कवियों ने इसी क्रम को दोहराया है और इसी को निरूपण भी कहा गया है और इन्हें रीतिबद्ध कवि कहा गया है। रीति की परिपाटी पे बंधी बंधाई कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए, है ना। और रीतिबद्ध कवि सीधे सीधे रीति का अनुसरण करना और लक्षण ग्रंथ का निर्माण करना।
अरे यार लक्षण ग्रंथ क्या होता है, ये नई टर्मिनोलॉजी क्या आ गई। लक्षण ग्रंथ का मतलब वही हो गया एक प्रकार से बने बनाए ग्रंथ का अनुकरण करके उसी ग्रंथ को अपनी भाषा में लिख देना, लक्षण ग्रंथ। ठीक है ना। लक्षण ग्रंथ 200% मौलिक नहीं होता है, ये याद रखना आप। मौलिक कैसे हो, तो किसी और का लिखा हुआ है ना, मम्मट का लिखा हुआ था, उसको अनुवाद किया है आपने, अनुकरण किया है। वो तो ऑलरेडी भामा का लिखा हुआ है, वो तो ऑलरेडी जयदेव का लिखा हुआ है, अर्थात लक्षण ग्रंथ मौलिक नहीं होते हैं। ठीक है ना। इससे ये बात सिद्ध होती है कि क्या बोलते हैं गणानंद का काव्य लक्षण काव्य है, लक्षण ग्रंथ है, गणानंद का जो ग्रंथ है नहीं है, क्योंकि वो मुक्त ग्रंथ है ना, उसमें कहीं ना कहीं आत्मनिष्ठ तत्व की प्रधानता मिलती है। ठीक है ना। रीति को प्रत्यक्ष सिद्ध ना करके, रीति सिद्ध जो कवि हैं उन्होंने रीति को प्रत्यक्ष सिद्ध ना करके अप्रत्यक्ष रूप से अनुसरण करने वाले कवि रीति सिद्ध कवि कहलाए। वो स्वतः रीति वहां सिद्ध हो गई है, अर्थात उन्होंने कॉपी नहीं किया है इनडायरेक्टली तरीके से, उन्होंने अपने हिसाब से मौलिक रूप से अनुकरण अलंकार ग्रंथ लिखना चाहा, और उन्होंने कहाँ से लिखा है ना, सीधे सीधे किसी कोचिंग वाले कॉपी नहीं की है, लेकिन 5-10 कवियों से पढ़कर उनके पीएचडी कर ली, कुल मिला के बाद ये है। और पीएचडी क्या होती है, अधिकांश जगह पीएचडी वही होती है 10 ग्रंथों को पढ़कर 11वां ग्रंथ बना लेना। ये रीति सिद्ध कवि हो गए जिन्होंने सीधी सीधे रीति का अनुसरण न करके शास्त्रीय ज्ञान के बावजूद लक्षण ग्रंथ का निर्माण नहीं करना, परंतु इसके काव्य में काव्य शास्त्रीय छाप स्पष्ट दिखाई देती थी। ठीक है ना। अब तीसरे वो कवि होते हैं जो रीति की बंधी बंधाई परिपाटी का बहिष्कार करते हैं और स्वच्छंद रूप से स्वयं मन के आवेग से अनुरूप मुक्त रचना करने वाले कवि रीति मुक्त कवि कहलाए। मतलब मुझे नहीं करना तेरे राजा को खुश, मैं अपने हिसाब से मन की रचना करूंगा, अपने हिसाब जो मुझे सही लगेगा, अपने मर्जी के छंद के अनुसार करूंगा, अपनी मर्जी के विषय पे करूंगा, ऐसा है बिल्कुल। ठीक है ना। ये रीति मुक्त कवि कहलाए। ठीक है। बिल्कुल भी रीति का अनुसरण न करने वाले मौलिक काव्य की सृष्टि करने वाले कवि। अब यहाँ पर पहली बार मैंने यूज किया मौलिक। मौलिक का मतलब क्या होता है, मेरा खुद का पर्सनल, मेरा ऑथोराइजेशन। ठीक है ना। कॉपी नहीं है, ये कॉपी राइट है मेरा खुद का। ठीक है ना। वो चीज कहाँ पे मिलती है हमको, रीति मुक्त कवि में। देखो रीतिबद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि जो होगा, जो कॉपी करेगा, जाहिर सी बात है, तो कॉपी करेगा तो वहां पे क्या होगा, आर्ट। आर्ट तुमको फुल मिलेगा, वाह यार क्या आर्टिस्ट है, तूने कितना जबरदस्त नकल किया है। लेकिन भाव मिलेगा, भाव पक्ष शून्य हो जाएगा, वहां पर गौण हो जाएगा। अर्थात रीतिबद्ध कविता में तो कला पक्ष जो होता है ना, मुख्य होता है। बोला यार जबरदस्त कॉपी किया है तुमने, तो यार सेम टू सेम ही पेंटिंग कॉपी करके वैसा का वैसा ही बना दिया, लेकिन जिस पेंटर ने उसको बनाया है उसके भाव वो थोड़े ला सकता है। अतः रीतिबद्ध कविता में कला पक्ष मुख्य होता है और भाव पक्ष गौण। उसी प्रकार रीति मुक्त कविता में कला पक्ष तो शून्य होता है, यानी कि गौण होता है, और भाव पक्ष होता है प्रधान, मुख्य। ये याद रखना। रीति मुक्त कविता में उल्टा हो जाएगा, रीति मुक्त में भाव पक्ष हो जाएगा मुख्य और कला पक्ष हो जाएगा गौण। आचार्य कवि, रीतिबद्ध कवि कैसे कहलाए, आचार्य कवि कहलाए, पीएचडी होल्डर कहलाए वो। ठीक है ना। ठीक है। इसके अलावा रीतिबद्ध जो कवि थे उनके सारे ग्रंथ जो है काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ रीतिबद्ध कवियों में अधिक हमको मिलते हैं। और मौलिक उद्भावना कैसी मिलती है हमको, गौण या नहीं के बराबर। ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो मुक्तक रचनाएं जो है रीतिकाल में या रीतिबद्ध कवियों के द्वारा अधिक लिखी गई है। वो प्रबंध ग्रंथ जो है हमको रीतिकाल में या रीतिबद्ध कवियों में कम मिलते हैं। और श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति कैसी मिलती है भाई, श्रृंगारिकता, वीरता, नीति की नहीं, श्रृंगारिकता ही प्रधान प्रवृत्ति है। किन की है, रीतिबद्ध कवियों की। कौन कौन कवि है रीतिबद्ध, केशवदास, देव, मतीराम, चिंतामणि त्रिपाठी, तोष की कौन सी रचना पढ़ते हैं अपन, सुधा निधि। सुधा मतलब अमृत, अमृत मतलब रस, रस मतलब रस निरूपक ग्रंथ है ये। ठीक है ना। सर्वांग निरूपक नहीं है, रस निरूपक ग्रंथ है ये। भिखारी दास, काव्यांग निर्णय वो पढ़ते हैं ना अपन, काव्य क्या बोलते हैं, श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, है ना। और इधर से छंदार्णव पिंगल, ये भिखारी दास सर्वांग निरूपक कवि। रसलीन, पद्माकर, महाराज जसवंत सिंह, भूषण, सोमनाथ की रस पीयूष निधि, पढ़ा है ना, रस पीयूष निधि, रस पीयूष निधि। ठीक है ना। किस प्रकार का ग्रंथ है ये, रस निरूपक ग्रंथ है। रस पीयूष निधि रस निरूपक ग्रंथ है या फिर सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, कमेंट करके बताओ मुझे, है ना। मुझे लग रहा है सर्वांग निरूपक ग्रंथ है रस पीयूष निधि, क्योंकि ये प्रकार से निधि है, मैंने आपको बताया था पहले भी, है ना। खैर हम बात करेंगे जब सोमनाथ को पढ़ेंगे। ये रीतिबद्ध कवि हमने पढ़े। और रीति सिद्ध कवि कौन होते हैं, अपन ने बात की थी इसकी, जिनमें कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहीं ना कहीं इनके यहाँ पे रीति जो है सीधे तरीके से सिद्ध ना होकर इनडायरेक्ट तरीके से सिद्ध हो जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है ना।
इसलिए यहाँ पर कुछ मौलिक उद्भावना भी हमको मिल जाती है। जैसे बिहारी का ग्रंथ आप देखो, बिहारी का ग्रंथ, बिहारी शास्त्र, बिहारी सत्सई जो है एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, परंतु लक्षण ग्रंथ उसको हम नहीं कहेंगे। कॉपी थोड़े किया है वहां पे, बताओ आप, है ना। बैनी वाजपेयी, कृष्ण कवि, रसनिधि, सेनापति, वृंद कवि, विक्रमादित्य, पजनेस, इंपोर्टेंट है ये। आपसे कभी भी रीति सिद्ध कवि पूछे जा सकते हैं 5, तो याद रखना। बिहारी तो आपको सबको याद होता है, लेकिन बैनी वाजपेयी भी है, सेनापति रीति सिद्ध कवि हैं, वृंद कवि हो गए, पजनेस, ठीक है, इधर से नेवाज कवि, ये सारे के सारे हमारे रीति सिद्ध कवि है। यहाँ पर भी मुक्तक रचनाएं मिलती है। जैसे रीतिबद्ध कवि आचार्य कवि कहला है, वैसे रीति सिद्ध कवि जो है काव्य कवि कहला है। और बाकी चीजें अपने डिस्कस कर ली कि मौलिक उद्भावनाएं भी मिलती है, पर रीतिबद्ध कवियों से अधिक मिलती है, ठीक है ना। रीति मुक्त कवि, ठीक है, रीति मुक्त कवि जहां पर भाव पक्ष को प्रधान रखा गया, मुख्य रखा गया है, कला पक्ष को गौण, जबकि रीतिबद्ध कविता में कला पक्ष को प्रधान रखा गया था और भाव पक्ष को गौण। रीति मुक्त कविता में स्वच्छंद कवि हैं ये, जिन्होंने मुक्तक रचनाएं अधिक लिखी है, प्रबंध रचनाएं कम। मौलिक उद्भावना यहाँ पे प्रधान है, लक्षण ग्रंथों का पूर्णतः बहिष्कार किया है इन्होंने, ठीक है ना। और मौलिक उद्भावना की प्रधानता है। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति यहाँ पर भी प्रधान है, परंतु वियोग श्रृंगार की प्रवृत्ति यहाँ पे प्रधान है, ठीक है ना। कौन से श्रृंगार की? वियोग श्रृंगार की। रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं? आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। अब रीतिकाल की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी हैं? ये जो भी विशेषताएं मैं रीतिकाल का आपको बताऊंगा वो रीति मुक्त काव्य के अलावा है, अर्थात जो भी, क्योंकि रीति मुक्त मतलब जिन्होंने रीति का पालन नहीं किया, तो हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल अर्थात रीति का निरूपण करने वाले कवि। तो रीति मुक्त जब अपने आप में रीति मुक्त हैं तो वो कैसे रीतिकाल की विशेषताओं को फॉलो करेंगे? उनकी तो विशेषताएं अलग होंगी ना, इसलिए। अब देखो आप, रीति निरूपण की प्रवृत्ति सबसे प्रमुख और प्रधान, रीति निरूपण की प्रवृत्ति सबसे प्रमुख और प्रधान कहाँ है? रीतिकाल में। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति सबसे प्रमुख और प्रधान कहाँ है? रीतिकाल में। बोला यार फिर ये चीजें तो वहां पे भी मिलती है, रीति मुक्त में नहीं मिलती। रीति निरूपण की प्रवृत्ति सबसे प्रमुख कहाँ है? वो रीति मुक्त में नहीं है, वो रीतिकाल में ही है बस, यानी कि रीतिबद्ध कवियों में और रीति सिद्ध कवियों में। राज प्रशस्ति की प्रवृत्ति गौण। क्यों लिखा मैंने यहाँ पे राज प्रशस्ति की प्रवृत्ति गौण? क्योंकि राज प्रशस्ति से ज्यादा इन्होंने भाई राजाश्रित कविताएं जरूर की थी, परंतु राजा की प्रशस्ति को न पेश करके राजा को खुश करने के लिए श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति को प्रधान रखा था। यहाँ पे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा चुका है ये असिस्टेंट प्रोफेसर में, कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रधान प्रवृत्ति है रीतिकाल की? वो है श्रृंगारिकता, न कि राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति की प्रवृत्ति गौण है। आप नगेंद्र वाली पुस्तक उठाकर देख लेना, रीतिकाल की शुरुआत में दिया हुआ है। तो बोला भक्ति परक और नीति परक रचनाएं मिलती है क्या रीतिकाल में? बोला हाँ मिलती है, मगर तो गौण, गौण मतलब बहुत कम मात्रा में। प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार। साहित्यिक ब्रजभाषा का स्वर्ण काल है ये, क्योंकि ब्रजभाषा तो प्रयोग की गई है ब्रजभाषा का, परंतु वो भी साहित्यिक। जैसे हम पढ़ते हैं ना रीतिकाल के पहले भक्ति काल में कि ठेठ अवधि का प्रयोग तो किया है जायसी वगैरह कवियों ने, जबकि साहित्यिक अवधि का, निश्चित अवधि का प्रयोग किया है तुलसीदास ने। उसी प्रकार से यहाँ पे ब्रजभाषा का साहित्यिक रूप हमको मिलता है, और किस प्रकार से श्रेष्ठ ब्रजभाषा के साथ श्रेष्ठ कृति बनाई जा सकती है वो चीज हमको दिखाई देती है रीतिकाल के अंदर, ठीक है। शैली कौन कौन सी है? मुक्तक रचनाओं की प्रधानता है, मुक्तक रचनाओं की, इनकी मुक्तक शैली अपनाई है इन्होंने। आचार्यत्व और कवित्व का समन्वय मिलता है रीतिबद्ध कविता में। दरबारी साहित्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे कवि रीतिकाल के रीति मुक्त को छोड़कर दरबार में रहते हैं, और उस दरबार में दरबारी राजा को खुश करने के लिए या फिर रसिक समाज के बीच में अपनी उपस्थिति को दर्ज करने के लिए उन्होंने ये साहित्य लिखा है। आचार्यत्व की होड़ रहती थी यहाँ पे, पांडित्य प्रदर्शन रहता था, श्रेष्ठ बनने की चाह रहती थी। कला के लिए धारणा का प्रयोग हमको मिलता है रीतिकाल में। कला के लिए, एक होता है ना कला जीवन के लिए, कला के लिए है धारणा मिलती है, कला जीवन के लिए नहीं है मिलती है। क्योंकि कला जीवन के लिए मतलब कला जीवन के लिए अर्थात सामान्य मनुष्य की सोच रहे हम, जनहित के लिए, लोकहित के लिए, जो कहते हैं ना लोक जागरण का कार्य, वो नहीं है यहाँ पे कि एक श्रेष्ठ कृति और बन जाए, इसलिए लिख दी हमने। एक श्रेष्ठ कृति को पढ़कर दूसरी श्रेष्ठ कृति लिख दी, मानव मूल्य शून्य है यहाँ पे, अर्थात कला के लिए धारणा है ये। दरबारी जीवन की पूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है, सामंती समाज का वर्णन मिलता है हमको, लोकोन्मुखता और जनोन्मुखता का अभाव मिलता है। लोकोन्मुखता मतलब सामान्य जनता के प्रति उनके दुख सुख को हमने लिखा ही नहीं, उनकी संवेदना को व्यक्त नहीं किया हमने काव्य में, हम तो सिर्फ श्रृंगारिकता का वर्णन कर रहे हैं बस, खूब भर भर के।
जनजीवन और लोक जीवन से संपर्क का अभाव, ये एक ही बात है। लोकोन्मुक्त और जनोन्मुक्त का अभाव है कि जनजीवन, सामान्य जीवन, जो हमारी जो क्या बोलते हैं उसको जनता है, प्रजा है, उनसे संपर्क का अभाव मिलता है इस काव्य में। काव्यत्व की दृष्टि से श्रेष्ठ काव्य है ये। काव्य के प्रति स्वतः आग्रह का भाव है। नाद सौंदर्य, चित्रात्मकता, संगीतात्मकता, बिंब प्रधान है। प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण मिलता है, मैं आपको बता चुका हूँ। आलंबनकारी चित्रण नहीं मिलता है, आलंबनकारी चित्रण नहीं मिलता है, तो उद्दीपनकारी चित्रण मिलता है। अलंकारिकता की प्रधानता है, बिल्कुल अलंकारिकता, इनके अलंकार जो है उनका अच्छा खासा प्रयोग किया गया है। लक्षण या काव्यशास्त्रीय ग्रंथों की प्रधानता है, जिसे कहते हैं ना लक्षण ग्रंथ। लक्षण ग्रंथ का मतलब हो गया काव्यशास्त्रीय ग्रंथ बनाना, काव्य को सिखाने के लिए नए नए ग्रंथ बनाना, कि भाई देखो क्या बोलते हैं उसको, कहते हैं ना अपन शिवराज भूषण, ये लोग, तो ये प्रकार का अलंकार ग्रंथ हो गया ये। रस पीयूष निधि, ठीक है ना, क्या बोल, सुधा निधि, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदार्णव पिंगल, सारे के सारे प्रकार काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। इनमें कहीं ना कहीं हमको काव्य सिखा रहा है, छंद ऐसे लिखो, अलंकार ऐसे लिखो, रस ऐसे लिखो, इसलिए इन्हें काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कहा गया है। स्थूल और मांसल प्रेम की प्रधानता हमको मिलती है, अर्थात बाहरी सौंदर्य का वर्णन मिलता है, शरीर के बाहरी सौंदर्य का वर्णन मिलता है। कहाँ पे मिलता है? रीतिबद्ध कविता में, रीति सिद्ध कविता में, जो रीति मुक्त से भिन्न है। रीति मुक्त में तो क्या मिलता है हमको? सूक्ष्म और वायवीय चित्रण मिलता है प्रेम का, सूक्ष्म और वायवीय प्रेम का चित्रण मिलता है। मांसल प्रेम केवल शरीर पर ध्यान देना, ठीक है ना, आंतरिक मन की वेदना को नहीं समझना। शरीर में किस प्रकार की आकृति है, शरीर में किस प्रकार के जो भी मतलब प्रकार से शरीर किस प्रकार से है ना, उसको प्रधानता देना। बाल कैसे हैं, आंखें कैसी है, गाल कैसे हैं। संयोग श्रृंगार की प्रधानता है यहाँ पर, नायक और नायिका वाले। संयोग श्रृंगार और स्थूल सौंदर्य जहाँ पे आ जाए, जहाँ पे बाहरी बात की जाए, केवल आंतरिक नहीं, उसे कहते हैं वस्तुनिष्ठता, अर्थात काव्य में वस्तुनिष्ठ तत्वों की प्रधानता। तो वस्तुनिष्ठ तत्वों की प्रधानता किसके काव्य में है? रीति सिद्ध और रीति मुक्त, सॉरी रीतिबद्ध कविता में, अर्थात बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं, अर्थात वस्तुनिष्ठ काव्य की प्रधानता है, यानी कि वस्तुनिष्ठ साहित्य की प्रधानता है। और घनानंद जोगी रीति मुक्त है, अर्थात वहां पे आत्मनिष्ठ तत्व मिलेंगे। आत्मनिष्ठ अर्थात वस्तुनिष्ठ का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? आत्मनिष्ठ। आत्मनिष्ठ मतलब अंतर्मन की बात करना, वस्तुनिष्ठ मतलब बाहरी सौंदर्य की अभिव्यक्ति करना, अर्थात वस्तुनिष्ठ श्रृंगार की अभिव्यक्ति मिलती है, वस्तुनिष्ठ सौंदर्य की अभिव्यक्ति मिलती है, बाहरी और शरीरी प्रेम की प्रधानता मिलती है, नायिका के सूक्ष्म हाव भाव का वर्णन मिलता है। सूक्ष्म हृदय का नहीं, सूक्ष्म मन का नहीं, सूक्ष्म हाव भाव कहाँ दिखेंगे? बाहर, जैसे नयनों के द्वारा किस प्रकार से अटखेलियां खेली जा रही है, चाल किस प्रकार से चली जा रही है, कमर किस प्रकार से लचक रही है, बाल किस प्रकार से संवारे गए हैं, इनको वर्णन करना। श्रृंगार का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना, अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, है ना। सूक्ष्म और वायवीय प्रेम की कमी मिलती है, अर्थात कमी मिलती है तो फिर कहाँ मिलती है? भरपाई रीति मुक्त कविता में। प्रेम के उदात्त स्वरूप का अभाव, उदात्त मतलब उसे कहते हैं कि जो आप अपने मम्मी पापा के साथ पढ़ पाओ, जो अपने मतलब बिना आंख झुकाए, बिना किसी झिझक के आप उसका वर्णन कर पाओ, उसे कहते हैं हम प्रेम के उदात्त का स्वरूप, जिसमें किसी प्रकार की अश्लीलता या फिर एक प्रकार से जो है ऐसे तत्वों का तत्व विद्यमान नहीं हो जिससे काव्य में अवगुण आ जाए कहीं ना कहीं, है ना। रीतिकाल का प्रथम कवि और रीतिकाल का प्रवर्तक, ये हम पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है ना। ठीक है, रीतिकाल का प्रथम कवि और रीतिकाल का प्रवर्तक, ठीक है। अब ये पढ़ेंगे अपन इसके बाद। यहाँ पर हमने रीतिकाल की विशेषता पढ़ी हमने, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है कौन है रीतिकाल के प्रवर्तक? चिंतामणि त्रिपाठी, जिनका समय हम मानते हैं 1600 ईस्वी, ठीक है। इनका जन्म का समय 1600 ईस्वी है, कुछ लोग अलग भी मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो रीतिकाल के प्रवर्तक है वो है 1555 ईस्वी में, सर्वमान्य मत भी है ये, ठीक है ना। अब देखो रीतिकाल का समय 1555 मानना ये अलग बात है, लेकिन रीतिकाल का प्रथम कवि तो मान सकते हैं ना, कि रीतिकाल का प्रवर्तक हमको केशवदास को माना जाना चाहिए। इसीलिए विश्वनाथ भी और डॉक्टर नगेंद्र के साथ साथ हैं, और श्याम सुंदर दास भी जो है डॉक्टर नगेंद्र के मत का समर्थन करते हैं और केशवदास को ही रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। अब शुक्ल जी क्या कहते हैं अपने मत का समर्थन करने के लिए? क्योंकि वो कहते हैं कि मैं चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी का या रीतिकाल का प्रथम कवि मानूंगा,
किस किन बातों से कहते हैं वो, कि हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, वो भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ इन्हीं से मानना चाहिए। कैसे, मैं समझाता हूँ। आपकी कोचिंग खोली, पहला बच्चा आपके यहाँ पे आया, उसका नाम है ए, ठीक है ना। अब ए पढ़ने आया, लेकिन ए पढ़ने आया और ए के पढ़ने के बाद लगभग 10 दिन तक कोई बच्चा पढ़ने नहीं आया आपके यहाँ पे, और 11वें दिन आपके पास आया बी पढ़ने, और बी आते सी भी आ गया, डी भी आ गया, ई भी आ गया, एफ भी आ गया, जी भी आ गया, भीड़ लग गई आपकी। तो आप क्या कहोगे, बोला यार पहला बच्चा मेरी कोचिंग में तो बी था, इसके बाद तो लाइन ही लग गई एक प्रकार से, है ना, क्योंकि ए के तो 10 दिन बाद तक कुछ लिखा ही नहीं गया। लेकिन नगेंद्र इस बात का खंडन करते हैं, बोला ए के 10 दिन बाद क्या, बोले 20 दिन तक कोई नहीं आया हो, लेकिन ए सबसे पहले क्लास में आया है, अतः यही क्लास का पहला बच्चा कहलाएगा। इसीलिए नगेंद्र कहते हैं कि भले ही 50 वर्षों बाद ही चली हो, लेकिन केशवदास से जब हमको रीति निरूपण तत्वों की रचनाएं जब मिल गई थी, तो केशवदास को मानो ना, भले भिन्न आदर्श को लेकर चली हो तो चली हो। अर्थात नगेंद्र जो है केशवदास को जब मानते हैं, 1555 में जन्म भी होता है, पहले ही रचनाएं लिख चुके हैं, तो उसको सर्वमान्य मत में केशवदास को ही रीतिकाल का प्रवर्तक माना गया है। और चिंतामणि त्रिपाठी को किसने माना है प्रवर्तक, शुक्ल जी ने केवल। समझ गए। अब ये पंक्ति में दोबारा समझाता हूँ आपको, कि हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला। समझ रहे हो आप, कि अखंडित यानी कि रेगुलर चलने वाली, एकदम बिल्कुल कंटिन्यू, वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, ठीक है ना, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। अतः रीतिकाल की अखंडित परंपरा का प्रवर्तक कौन है भाई, अखंडित परंपरा का, जिसके बाद बहुत सारे बच्चे आए, उसका नाम है बी मतलब चिंतामणि त्रिपाठी, ठीक है। बाकी ख्याति, प्रसिद्धि और अपने काव्य के आधार पर पहले रीतिकालीन कवि कौन है, चिंतामणि त्रिपाठी को पहला प्रवर्तक बता दिया तो बता दिया, पर प्रवर्तक तो नहीं है ना, फेमस तो नहीं है ना, प्रसिद्ध तो नहीं है ना, कौन होंगे वो, केशवदास। तो दोनों के अनुसार अलग अलग उत्तर लगाना है, यहाँ पे याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि सर्वमान्य मत कौन कौन से हैं पहली रचना को लेकर, ठीक है ना, कि पहला रीति ग्रंथ कौन सा है, ठीक है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य कि अंतिम कौन सा है, पहली रीति मुक्त रचना कौन सी है, इनको हम पढ़ते हैं। अब देखो क्या होता है ना, कि जब हम पढ़ते हैं 1300 से लेकर 1700 तक भक्ति काल का समय, तो भक्ति काल का समय जैसे 1700 पे खत्म हुआ, तो आज हुआ और कल ही तो रीतिकाल शुरू नहीं हो गया ना, कहीं ना कहीं भक्ति काल के समय सीमा में भक्ति काल के समानांतर रीतिकाल की छोटी सी बूंद शुरू तो हुई होगी ना, तो बूंद 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 भरते भरते घड़ा हो गया। अर्थात करपाराम की हित तरंगिणी 1541 में यह ग्रंथ लिखा जा चुका था, ठीक है। नायिका भेद और सतसई परंपरा का ग्रंथ है ये, सतसई मतलब 700 जिसमें लिखे गए होते हैं ना पद, नायिका भेद का ग्रंथ है ये, इसको हम प्रथम रीति ग्रंथ कहते हैं। अब आप कहोगे बोला यार रीतिकाल का प्रवर्तक जब आपने उसको मान लिया, तो फिर इसको क्यों मान रहे हो प्रथम रीति ग्रंथ, अरे क्योंकि इसमें रीति तत्व मिलते हैं इसमें, इसलिए, ठीक है ना। और रीतिकाल की समय सीमा में प्रथम रीति ग्रंथ लिखा, रीतिकाल शुरू हो गया ऑफिशियली, तब जो पहला रीति ग्रंथ लिखा गया था वो था रस विलास, क्योंकि देखो ना आप, रस रीति का एक तत्व है ना, रस, रीति मतलब जिसमें रस अलंकार छंदों की बात की जाए, रस की बात हो रही है। चिंतामणि त्रिपाठी रीतिकाल की समय सीमा में प्रथम रीति ग्रंथ। रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास पढ़ लिया हमने। हिंदी का प्रथम काव्यांग ग्रंथ कौन सा है, अब जो उसमें काव्य के अंग विद्यमान है देखा जाए ना, तो ये हो जाएगा रसिक प्रिया, जो कि किसका है, केशवदास का, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रीतिकाल की अंतिम रचना ग्वालकृत रसरंग की। जब अंतिम रचना ग्वाल की है रसरंग, तो अंतिम कवि भी ग्वाल ही होगा, और अंतिम कवि के साथ साथ ग्वाल जो है ना, ग्वाल वो आचार्य भी है, अर्थात उनमें आचार्यत्व का भी गुण विद्यमान है। रीतिकाल का अंतिम कवि तो ग्वाल बता दिया, पर रीतिकाल का अंतिम फेमस कवि कौन है, जो एकदम बिल्कुल जिसने ताबड़तोड़ रचनाएं की है, मतलब कवि की बात कर रहे हो ना, तो पद्माकर लगा दो आप। रीतिकाल का अंतिम फेमस कवि है पद्माकर। बोला कवि की बात नहीं कर, उसके आचार्य ही करूँ क्या, हाँ आचार्य की बात करो, तो आचार्य तो भाई भिखारी दास जी है, क्योंकि आचार्यत्व के गुण जो है वो पद्माकर में उतने विद्यमान नहीं थे जो भिखारी दास में थे। अतः रीतिकाल का प्रथम प्रसिद्ध आचार्य जो है भिखारी दास है, अंतिम प्रसिद्ध आचार्य। अब रीतिकाल का संपूर्ण रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि अगर कहा जाए, बोला पहाड़ में जाने दो, रीति मुक्त, रीति बद्ध, रीति सिद्ध, रीति बद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, तीनों में से आप तो एक कवि निकाल के ला दो मुझे, कौन है वो, बोला पद्माकर है वो, क्योंकि पद्माकर ने जो लिखा है ना भाई, वो जबरदस्त लिखा है साहब, बिल्कुल है ना। फागु की भीड़ अभीरन में भीतर ले गई भाई
गोरी है ना। फागु की भीर अभीरन में भीतर ले गई गोविंद गोरी, भाई करी मन की पदमा कर, है ना। मोही लगा दी, वो बोलते हैं बोलो रोली वगैरह लगा दी, भीतर ले गई मुझे सारी की सारी गोपियां, और मेरे एकदम पूरा रंग कर दिया, लगा दिया ऐसा बिल्कुल पूरा का पूरा मुझे। कमरिया से मेरी बांसुरी छीन ली, मेरे कपड़े वगैरह एकदम फाड़ दिए उन्होंने, मुझे लपेट दिया पूरा का पूरा उन्होंने। और फिर कहती है कि लला फिर आई यो खेलन हो रही, मतलब फिर आना बेटा, फिर आना, तुझ गले में फिर आना, है ना। ये पद्माकर की पंक्तियां आई है। रीति मुक्त कविता का अगर संपूर्ण रीतिकाल की बात करते हैं तो पद्माकर को प्रतिनिधि कवि मानते हैं, और रीति मुक्त कविता की बात करते हैं तो प्रतिनिधि कवि हम घनानंद को मानते हैं। ठीक है, रीति मुक्त का तो केवल केशवदास और सेनापति का वर्णन भक्ति काल के फुटकल कवियों में वर्णन किया है। केशवदास और सेनापति का वर्णन भक्ति काल के फुटकल कवियों में वर्णन किया है। किसने किया है? हमने नहीं किया, शुक्ल जी ने किया है। जब शुक्ल जी को हम भक्ति काल में पढ़ते हैं 6 रीति प्रकरणों में, पहले प्रकरण का नाम है सामान्य परिचय, दूसरे प्रकरण का नाम है संत या ज्ञानाश्रय शाखा, तीसरे का नाम है प्रेमाश्रय शाखा, चौथे प्रकरण का नाम है राम मार्गी शाखा, पांचवे का नाम है कृष्ण मार्ग की शाखा, और छठे का नाम है फुटकल रचना है, फुटकल कवि। तो उसमें पढ़ते हैं हम केशवदास को 1555 में, 1589 में पढ़ते हैं हम सेनापति को। का वर्णन भक्ति काल के फुटकल कवियों में किया है, जबकि ये दोनों रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। अतः ये दोनों भक्ति काल और रीतिकाल के संक्रमण रेखा पर स्थित कवि हैं, जहां पर भक्ति काल भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और रीतिकाल का भी शुरुआत हो ही रहा है धीरे धीरे, है ना। तो श्रृंगारी और भक्त कवि पूछा जाए आपसे, बोला यार जिसने श्रृंगारता रचना भी लिखी है और भगवान की भक्ति भी करी है, तो बोला सेनापति और केशवदास, क्योंकि वो दोनों उस रेखा पे स्थित है ना यार, इनमें भक्ति काल के तत्व भी विद्यमान है और रीतिकाल के भी। अतः श्रृंगारी और भक्त कवि हैं सेनापति और केशवदास। तो बोला यार ऐसा कवि बताओ जिसमें श्रृंगारी भी रचना लिखी है, वीरता परक भी लिखी है और भक्ति भी लिखी है और कूट कूट के लिखी है, तीनों की त्रिवेणी बहाने वाला कवि कौन है? अब भूषण मत लगा देना, भूषण ने वीरता परक रचनाएं जरूर लिखी है पर भक्ति और श्रृंगार नहीं लिखा है। अतः पद्माकर होगा इसका आंसर, कि पद्माकर के अंदर हमको श्रृंगार, वीर और भक्ति की त्रिवेणी मिलती है। किसकी? SVB, SVB मतलब श्रृंगार, वीर और भक्ति की, परंतु बिहारी के अंदर भी त्रिवेणी मिलती है हमको। ठीक है, कौन सी? श्रृंगार, नीति और भक्ति की। ठीक है ना, श्रृंगार नीति परक रचना है, मतलब नीति परक 2 है, और भक्ति, इन तीनों की त्रिवेणी कहाँ मिलती है हमको? बिहारी में। अब हम बात करते हैं साहित्य को शास्त्रीय आधार। साहित्य और शास्त्रीय आधार का मतलब क्या है कि रीतिकाल के कवि जब अपनी रचनाएं लिख रहे हैं, वो भाषा भूषण लिख रहे हैं, वो शिवराज भूषण लिख रहे हैं, वो ठीक है ना, ललित लीलाम लिख रहे हैं, वो रस पीयूष निधि लिख रहे हैं, वो छंदार्णव पिंगल लिख रहे हैं, वो काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय लिख रहे हैं, वो कहाँ सीख रहे हैं? ट्यूशन कहाँ गए थे, कोचिंग कहाँ गए थे? वो तो साहित्य का आधार और शास्त्रीय आधार हम देखेंगे। ठीक है, ये भी आप देख लो, उसके बाद फिर हम बाकी का टॉपिक कल करेंगे कि रीतिकालीन कवियों का साहित्यिक आधार संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहे हैं। रीतिकाल के कवियों का साहित्यिक आधार क्या है? संस्कृत के काव्य शास्त्रीय, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी कवि आचार्य के पास ही तो जाएगा ना जो ऑलरेडी आचार्य हैं। अतः रस संप्रदाय और अलंकार संप्रदाय का प्रमुख अनुकरण किया है इन्होंने। मुख्य तो सबसे ज्यादा जो अनुकरण किया है वो किया है रस संप्रदाय का और अलंकार संप्रदाय का। रसवादी कवियों ने मुख्य रूप से संस्कृत के भानुदत्त, अब जो रसवादी कवि हैं अर्थात जिसको फिजिक्स पसंद थी वो तो गए थे किसके पास? न्यूटन के पास। और जिसको केमिस्ट्री पसंद थी वो किसके पास गए थे? किसी और के पास। अर्थात जिनको रस में लिखना ज्यादा पसंद था उन्होंने पढ़ी भानुदत्त की रस मंजरी और भानुदत्त की रस तरंगिणी को आधार बनाया, किंतु कहीं कहीं पर नाट्य शास्त्र, काम शास्त्र, मम्मट का काव्य प्रकाश और विश्वनाथ का साहित्य दर्पण से भी उन्होंने सहायता ली है, विश्वनाथ का। ठीक है ना, हम भी होता है जैसे UGC नेट के लिए कोई पुस्तक चल रही है, शुक्ल जी का इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने नगेंद्र भी पढ़ लिया, थोड़ा सा हिंदी साहित्य का आदिकाल पढ़ लिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। वैसे रसवादी कवियों ने भानुदत्त की रस मंजरी का और रस तरंगिणी को प्रमुख आधार बनाया, परंतु कहीं कहीं पर उन्होंने नाट्य शास्त्र, काम शास्त्र, काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण से भी सहायता ली है रसवादी कवियों ने। जबकि अलंकारवादी कवियों ने तो जयदेव के चंद्रालोक अर्थात जयदेव का चंद्रालोक अलंकृत या फिर अलंकार ग्रंथ है, और अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद, इस प्रकार का ग्रंथ है ये, अलंकृत ग्रंथ है। कुवलयानंद भी, इनको आधार बनाकर अलंकृत कवियों ने अपने अलंकार ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, ये पढ़ा हमने रीतिकाल की रचनाओं के शास्त्रीय आधार। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कल से रीतिकाल के उदय के कारण, और फिर एक एक करके रीतिकाल कवियों को पढ़ते हुए आगे शुरू करेंगे हम क्लास। ये पहली क्लास थी रीतिकाल की। क्लास कैसी लगी है जरूर कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना,
कमेंट जरूर करना, मुझे अच्छी लगी हो तो भी, नहीं लगी हो तो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, अच्छे से मैं क्लियर करूंगा आपको। अवधारणाएं नहीं सीखी तो कविराज की क्लास लेना बेकार है। तथ्य ही पढ़ने हैं तो पांडे रही, नगेंद्र रही, शुक्ल जी रही, हजारों कोचिंग है। लेकिन अगर अवधारणाएं सीखनी है, एक वास्तव में अच्छा प्रोफेसर या अच्छा हिंदी का जानकार बनना है जहाँ पे अपन बात कर सकें, तर्क दे सकें, तो आप ये क्लास लिया करो। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना काफ़ी है। मिलते हैं कल अगली क्लास में। कल हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा फास्ट करके रीतिका को खत्म करें, क्योंकि हम रिवीजन क्लास कर रहे हैं, सबका पढ़ा हुआ है वैसे भी, है ना। चलिए ठीक है फिर।